नमस्कार और स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो ज़रूर आता है। तो चलिए इस विश्लेषण में हम इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं, खासतौर पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बेरोजगारी है क्या, मतलब इसकी परिभाषा क्या है। देखिए, तकनीकी तौर पर बेरोजगारी तब होती है जब कोई व्यक्ति काम करने के लायक भी है, काम करना चाहता भी है और काम ढूंढ भी रहा है, पर उसे काम मिल नहीं पा रहा। हाँ, इसमें वो लोग शामिल नहीं हैं जो स्टूडेंट्स हैं या जो काम करना ही नहीं चाहते। अच्छा, इस टॉपिक को और गहराई से समझने के लिए ना दो शब्द बहुत जरूरी हैं। पहला है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट यानी LFPR। आसान भाषा में समझें तो 100 लोगों में से कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। और दूसरा है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो यानी WPR, जो ये बताता है कि उन 100 में से कितनों के पास सच में नौकरी है। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि सारी बेरोजगारी एक जैसी नहीं होती। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। भारत में हमें मुख्य रूप से ये 5 प्रकार देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की। इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण है भारत का कृषि क्षेत्र। मतलब ऐसा लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं, पर असल में कुछ लोगों को अगर हटा भी दें तो प्रोडक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। और ये जो आंकड़े हैं, ये इस बात को साफ साफ दिखाते हैं। भारत का कृषि क्षेत्र लगभग 49% लेबर फोर्स को रोजगार देता है, लेकिन देश की GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडेड में इसका योगदान सिर्फ 17% है। मतलब साफ है, एक खेत पर जहां 5 लोगों की जरूरत है, वहां 8 लोग काम कर रहे हैं। ये जो अतिरिक्त 3 लोग हैं, वो प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार हैं। उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 है। अगला प्रकार है संरचनात्मक बेरोजगारी यानी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये तब होता है जब बाजार में जो नौकरियां हैं और लोगों के पास जो स्किल्स हैं, उनमें एक बड़ा गैप आ जाता है। सोचिए, इकोनॉमी को AI एक्सपर्ट्स चाहिए, लेकिन ज्यादातर वर्कफोर्स पुरानी टेक्नोलॉजी में ट्रेंड है। ये जो स्किल का मिसमैच है, यही है संरचनात्मक बेरोजगारी। और इसके अलावा 3 और जरूरी टाइप्स हैं। घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये तब होती है जब कोई एक नौकरी छोड़कर दूसरी ढूंढ रहा होता है। ये टेम्परेरी होती है। फिर है मौसमी बेरोजगारी, जो कृषि या टूरिज्म जैसे सेक्टर्स में होती है। और आखिर में है चक्रीय बेरोजगारी, जो पूरी अर्थव्यवस्था में मंदी के दौरान आती है। तो हमने टाइप्स तो समझ लिए, पर अब सवाल यह है कि आखिर इस बेरोजगारी को मापा कैसे जाता है। चलिए देखते हैं। भारत में नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी NSSO इसके लिए 2 मेन तरीके इस्तेमाल करता है। पहला है UPSS, जो पिछले 365 दिनों की एक्टिविटी देखता है। इसे एक तरह से एनुअल रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। दूसरा है CWS, जो सिर्फ पिछले 7 दिनों का डेटा देखता है, एक वीकली क्विज की तरह। इसी वजह से CWS से मापी गई बेरोजगारी दर अक्सर UPSS से ज्यादा होती है। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि बेरोजगारी क्या है, कितने प्रकार की हैं और इसे मापते कैसे हैं। पर भारत में ये इतनी बड़ी समस्या है क्यों? चलिए अब इसके पीछे के कारणों को समझते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है जॉबलेस ग्रोथ। इसका मतलब है कि देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, GDP तो बढ़ रही है, लेकिन उस स्पीड से अच्छी क्वालिटी वाली नौकरियां पैदा नहीं हो रही। ग्रोथ है पर जॉब्स नहीं है। और एक बहुत ही हैरान करने वाला ट्रेंड है जिसे हम शिक्षित बेरोजगारी कहते हैं। आमतौर पर हम क्या सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी जल्दी मिलती है, पर भारत के आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। ये ग्राफ इसी चौंकाने वाली हकीकत को दिखाता है। NSSO के डेटा के हिसाब से जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ता है, बेरोजगारी की दर भी बढ़ती जाती है। ग्रेजुएट्स में ये सबसे ज्यादा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पढ़े लिखे युवा बेहतर सैलरी और अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से काम चाहते हैं, और वे कोई भी काम करने से मना कर सकते हैं। और भी कई जटिल कारण हैं। भारत की 90% से ज्यादा वर्कफोर्स इनफॉर्मल सेक्टर में है, जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। देश के पुराने और जटिल लेबर लॉज भी एक बड़ी वजह है। और हाँ, बेहतर मौकों के लिए स्किल्ड लोगों का विदेश जाना यानी ब्रेन ड्रेन, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। इन सभी कारणों का समाज और अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ता है। बेरोजगारी सिर्फ एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सोशल मुद्दा भी है। इकोनॉमिकली देखें तो देश अपनी सबसे बड़ी संपत्ति यानी ह्यूमन कैपिटल का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता, जिससे सीधा सीधा GDP को नुकसान होता है। और सामाजिक तौर पर इसका असर और भी गहरा है। बेरोजगारी से गरीबी और आय की असमानता बढ़ती है, जिससे युवाओं में हताशा और सामाजिक अशांति का खतरा बढ़ जाता है।
तो इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है? चलिए अब समाधान की दिशा में उठाए गए कदमों पर नजर डालते हैं। सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जैसे गांव में रोजगार के लिए मनरेगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए पीएमकेवीवाई, नए बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया। इन सब का मेन मकसद जॉब्स पैदा करना है। इनमें से पीएमकेवीवाई यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सीधे सीधे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या पर काम करती है। इस योजना के तहत 1.57 करोड़ से ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और हाँ, इनफॉर्मल सेक्टर के श्रमिकों के लिए सरकार ने ई श्रम पोर्टल बनाया है। इस पर 30 करोड़ से ज़्यादा असंगठित कामगारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, ताकि उन्हें सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का फ़ायदा सीधे मिल सके। चलिए, अब तक जो हमने सीखा उसे परखने का समय आ गया है। देखते हैं आपको इस विश्लेषण से कितना याद रहा। पहला सवाल, जब किसी काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हों तो उसे क्या कहते हैं? थोड़ा सोचिए। इसका सही जवाब है सी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसा हमने कृषि क्षेत्र के उदाहरण में देखा था। अगला सवाल, कौशल और उद्योग की ज़रूरतों के बीच असंतुलन से कौन सी बेरोजगारी होती है? और इसका सही जवाब है बी, संरचनात्मक बेरोजगारी, जो स्किल गैप की वजह से होती है। तीसरा सवाल, एनएसएसओ की कौन सी विधि 1 सप्ताह की रेफरेंस पीरियड का इस्तेमाल करती है? सही उत्तर है बी, करंट वीकली स्टेटस CWS, जो शॉर्ट टर्म बेरोजगारी का आंकड़ा देती है। में चौथा सवाल, जॉबलेस ग्रोथ का सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन क्या है? इसका सही जवाब है बी, जब इकोनॉमी तो बढ़े लेकिन उस अनुपात में नौकरियां न बढ़ें। और आखिरी सवाल, ई श्रम पोर्टल मुख्य रूप से किस वर्ग के श्रमिकों को टारगेट करता है? इसका सही जवाब है सी, असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, ताकि उन्हें सोशल सिक्योरिटी मिल सके। तो ये सब तो ठीक है कि सरकार कई योजनाएं चला रही है, पर एक बड़ा सवाल उठता है, इन सब पर होने वाले भारी खर्च के लिए इतना सारा पैसा आता कहां से है? ये हम जानेंगे हमारे अगले विश्लेषण में। हमारा अगला विषय होगा लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, तो उसे देखना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।